वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। नेताओं की प्रतिमा लगना प्रचलन में रहा है, लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की प्रतिमा लगाया जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। माना जा सकता है कि मंडल आयोग को लाने वाले वीपी सिंह के बहाने स्टालिन पिछड़ों की सियासत को साध रहे होंगे, लेकिन इस आयोजन में केवल यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश को आमंत्रित किए जाने से कई सारे सवाल भी, राजनीतिक जो सवाल है वो भी खड़े हुए हैं। वे भी तब जबकि स्टालिन की पार्टी डीएमके इंडिया गठबंधन का एक बड़ा घटक है। आखिर क्या संकेत है इसके, इसी पर आज की खास चर्चा। क्योंकि प्रतिमा लगती है, लेकिन प्रतिमा के बाद उस प्रतिमा के मायने, उस प्रतिमा को लगने के कारण, उस पर चर्चा जब होती है तो वास्तव में राजनीति में उथल पुथल या राजनीति के नए गठबंधनों के संकेत भी मिलते हैं। आज हमारे साथ इसी पर सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ सर्वेश पाठक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ राकेश सिंह परमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ धीरेन्द्र पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राकेश सिंह परमार जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि वीपी सिंह की जो सियासत है वो उत्तर प्रदेश एक तरीके से मुख्य गढ़ कहा जा सकता था, और एक ओबीसी के, आज जिस ओबीसी की राजनीति को लोग अब देख रहे हैं, उस ओबीसी के अगर सही तरीके से मायने अगर कोई देखता था तो वो एक चेहरा वीपी सिंह का रहा है। आपको क्या लगता है कि स्टालिन का वीपी सिंह को लेकर जो एक प्रतिमा लगाई गई है, बड़ी प्रतिमा लगाई गई है, उसके बाद सियासत में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, और वहां पर अखिलेश यादव का जाना, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको? क्योंकि तमिलनाडु के अंदर वीपी सिंह का होना ये बहुत कुछ कहता दिखता है। संजय जी नमस्कार। दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। विश्वनाथ प्रताप सिंह का प्रतिमा तमिलनाडु में लगना एक अपने आप में खबर है। आमतौर पर भारतीय राजनीति में दक्षिण और उत्तर का बड़ा विभेद है। आपने उत्तर भारतीय हिंदी भाषी में करुणानिधि के विषय में बहुत ज्यादा आम जन को बोलते हुए नहीं सुना होगा, ना ही वहां एमजीआर के विषय में कोई जानता होगा। जयललिता तो मान लो थोड़ी सी सेलिब्रिटी को वैसे जान गया हो। वही हाल जब हम साउथ में जाते हैं तो किसी को पता नहीं है कि कोई यहाँ का मुलायम सिंह, मतलब चंद्रशेखर जी विश्वनाथ प्रधानमंत्री है तो लोग जान गए होंगे, पर मुलायम सिंह, मायावती, नीतीश कुमार का नाम कोई बहुत वहां चर्चा में नहीं है। तो सवाल है कि जो चर्चा में नहीं है उसका चलचित्र और तस्वीर और आदमकद प्रतिमा क्यों? इसका वजह है कि तमिलनाडु जो है वो द्रविड़ राजनीति का केंद्र है। वहां पर हमेशा से द्रविड़ राजनीति के इर्द गिर्द ही सारी राजनीति चलती रही। हाँ, और विश्वनाथ प्रताप उसके धुरी है। दूसरा मैसेज है स्टालिन का यह बताना, क्योंकि जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, उसमें अभी तक नेतृत्व, नियत और नेता का चयन हो नहीं पाया है। विश्वनाथ प्रताप का प्रतिमा लगा करके वहां पर भी निशाना साधने का योजना रहा होगा स्टालिन का, क्योंकि विश्वनाथ प्रताप कौन है 2 मिनट में आप जान लीजिए। विश्वनाथ प्रताप ये जो आज की तारीख में पिछड़े वर्ग की जो राजनीति में वर्चस्व आप देख रहे हैं 90 के बाद से, उसका केंद्र बिंदु, उसके स्क्रिप्ट लिखने वाले विश्वनाथ प्रताप जी हैं। उसके पहले इतना ज्यादा पिछड़ा ओरिएंटेड पॉलिटिक्स नहीं होती थी। और देखिए स्टालिन ने, अगर परमार जी आप देखेंगे, अखिलेश को भी बुलाया, तो कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की है कि एक बड़ा मोर्चा बनने जा रहा है। अखिलेश का कद बड़ा है उत्तर प्रदेश में, अगर अखिलेश को वहां बुलाया जाता है तो एक देखेंगे तो इस दृष्टि से वो भी ओबीसी चेहरा ही है, तो वो खेल वहीं दिख रहा है केंद्रित होता। मैं वहीं आ रहा हूं जी। असल में क्या हुआ कि जो विधानसभा चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, अखिलेश की जिस तरह से अवहेलना की गई कांग्रेस नेतृत्व के द्वारा, और कांग्रेस का स्थानीय न कमलनाथ ने तो अखिलेश फखलेश तक बोल दिया। ये बड़ा ही ऑब्जेक्शनेबल शब्द है कि एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप अखिलेश फखलेश बोल दें, मतलब एक समझिए कि कितनी तौहीन की गई कमलनाथ जी के द्वारा। और नीतीश कुमार खुद को नेता बनाने का प्रयास करते हैं, पिछले की राजनीति नीतीश कुमार भी करते हैं, लालू जी भी करते हैं। उन लोगों को दरकिनार करके अखिलेश को बुलाने का मतलब है कि स्टालिन एक तीर से वो निशाना साध रहे हैं कि उत्तर भारत के राजनीति पर दक्षिण का वर्चस्व सिर्फ पीवी नरसिम्हा राव से नहीं हो सकता, हमारी भी है, और तमिलनाडु में हम एक शक्ति है। इंडी गठबंधन में हमको बुलाइए। विश्वनाथ प्रताप का प्रतिमा वहां लगा करके उत्तर भारतीयों को यह मैसेज देना कि एक स्टालिन नाम का भी राजनीतिक है जो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री है, और उसके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे। उस पर चर्चा, आज हम बैठ के चर्चा कर रहे हैं ना, हमारा कार्यक्रम हिंदी में है। और एक और है, आप देखेंगे, अगर परमार जी आप देखें, यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात यह है
कि उत्तर भारत के अंदर अगर मुखर व्यक्ति थे हिंदू को लेकर कि हिंदी होनी चाहिए तो मुलायम सिंह थे, और वहीं करुणानिधि जो हैं वो हिंदी विरोधी भी कहे गए हिंदी हैं। विरोधी थे, वही 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 मैं कह लेकिन रहा हूँ। लेकिन एक नया गठबंधन जो बनता दिख रहा है उसके अंदर जो एक नई चीज निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि कहीं स्टालिन को भी ये महसूस हुआ कि अगर पूरे देश की बात करनी है, राजनीति में अपना चेहरा दिखाना है, तो कहीं ना कहीं जो हिंदी भाषा है या हिंदी भाषाई जो बड़े लीडर हैं उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। जी, बिल्कुल, यही उनका उद्देश्य है और वो उसी चीज को पाटने के लिए अखिलेश यादव को आमंत्रित किया है हाँ। और यह बताया है कि मेरी अगली रणनीति क्या है, मेरा अगला गोल क्या है, यह स्पष्ट करने के लिए बताया गया है। और एक माइलेज तो वो ले लिए कि देश भर में पहला राज्य तमिलनाडु है जिसने विश्वनाथ प्रताप का आदमकद प्रतिमा लगाई। जी, एक तो ये विश्वनाथ बड़ी प्रताप चीज है। और मतलब बड़ी देखिए, चीज। जिस वीपी सिंह को लेकर ये कहा जाता रहा है परमार जी, आपने देखा होगा कि कांग्रेस के मतभेद बढ़े रहे हैं वीपी सिंह जी के साथ, और हमेशा वीपी सिंह जी कहते रहे कि मेरी एक जम एक पर्ची पड़ी है बफोर्स को लेकर, जब चाहे जब वो पर्ची निकाल दूंगा पढ़ दूंगा। इस तरीके के किस्से सब ओढ़ रहे हैं। उससे भी बड़ा मैसेज है कि जो आज के तारीख में जातिगत आरक्षण की बात से बढ़ करके जातीय जनगणना की मांग कांग्रेस भी कर रही है, अखिलेश यादव कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार तो वहां पर सर्वे करवाई दिया, क्योंकि जनगणना केंद्र का मामला है, राज्य सरकार सर्वे करवाएगी। बट उन्होंने एक आधा अधूरा खाका डाटा तो देश के सामने पेश कर दिया और कहा कि अगर मैं केंद्र में आऊंगा तो जातीय आधार पर जनगणना कराऊंगा। आप पिछड़ी राजनीति के लिए जातीय आधार पर जनगणना की बात कर रहे हैं और लीड ले गया तमिलनाडु का मुख्यमंत्री, आपके बिल्कुल पिछड़ों के वही मसला का वही फोटो रहा। लगा गया। मतलब स्टालिन ने सबको एक ही तीर से ध्वस्त कर दिया सारी चीजें। उसने कहा कि देखिए मेरे पास एक ऐसा तीर है वो मैं चलाता हूं, और सभी लोग देखते रह गए कि ये क्या हुआ, और इसलिए चर्चाएं भी हो रही हैं। अगर सर्वेश्वर, अगर आप देखें, क्योंकि हिंदी जो भाषी राज्य हैं उनकी जो राजनीति है वो साउथ में बहुत ज़्यादा नहीं चलती। परमार जी ने भी कहा कि यहाँ के बहुत सारे नेताओं को तो वहाँ जानते भी नहीं होंगे, या वहाँ के बड़े नेताओं को यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। लेकिन वीपी सिंह की प्रतिमा बनी तो ये संकेत देते दिख रहे हैं, इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं कि क्या ये तीसरे मोर्चे की ओर बढ़ते हुए कदम है, या इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस अभी तक लीड ले रही थी और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस प्रभावी है, बड़ा दल भी है, तो उस पर दबाव बनाने की राजनीति दिख रही है। संजय जी, सबसे पहले नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरा वंदे मातरम। देखिए, आपने सही कहा, जो साउथ में खासकर तमिलनाडु में जो हिंदी और जो भाषी है लोगों, उनको घृणा की दृष्टि से वो देखते हैं। अगर आप वहां पे हिंदी बोलते आ जाए तो आप देखिए बड़ा वो होता है। वहां के लोग ना तो ठीक से इंग्लिश बोलते हैं ना हिंदी, जो सुदूर इलाका है वहां पे केवल और केवल तमिल में बातें करते हैं। और वहां पे वीपी सिंह जी जो कि मंडल कमीशन, आप देखिए यूपी के नेता रहे, वो मुख्यमंत्री रहे, और वो उनकी प्रतिमा वहां पे लगाना ये सचमुच अपने आप में एक अप्रत्याशित बात है। देश के लेकिन सबसे प्रधानमंत्री बड़ी भी रहे हैं, बात है बड़ा कि भैया कदर है उनका जी, बड़ा नाम भी रहा है। प्रतिमा लगा के आखिर आप संदेश क्या देना चाहते हैं? समाज में आज 30-33 सालों से ऊपर हो गया मंडल कमीशन को लागू हुए, देखिए, लेकिन समाज का जो धारा जिसके लिए ये मंडल कमीशन आया था उसका एक वर्ग आज भी उसी स्थिति में है। बिहार का अब हम अभी एग्जांपल दे रहे थे, और बिहार में जातीय जनगणना हुई, ये हुई वो हुई। आप देखिए बिहार में पिछले 33 सालों से या तो यादव ने राज किया या कुर्मी समाज के मुख्यमंत्री हैं। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी के बाद माननीय नीतीश जी हैं, तो ये किस समाज से आते हैं? लेकिन उन जो जाति है या उस जो वर्ग है उसकी स्थिति कमोबेश कहीं ना कहीं उसी स्थिति में है। तो चाहे आप कुछ भी कर लो, जब तक ये लोग, चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये उस ग्रास रूट लेवल के पास जाके और उनके उत्थान की काम नहीं करेगी, नहीं होगा। क्योंकि जो आरक्षण का फायदा है देखिए वो सर्वेश्वर जी, क्रीमी लेयर बिल्कुल जा राजनीतिक रहा है। मुद्दा हो सकता है, उस दूसरी पर बात, तो बाद में बात करेंगे। आज तो हम ये बात कर रहे हैं कि आखिर जो तमिलनाडु के अंदर ये घटना हुई है, तमिलनाडु में वीपी सिंह जी की प्रतिमा बड़ी लगी है, तो वो संकेत क्या दे रहे हैं? स्टालिन का जो संकेत है वो सीधा सीधा क्या है, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि दिल्ली की सियासत में इसे लेकर चर्चा है। जी, एक बात आपने ये महत्वपूर्ण कही कि कांग्रेस और डीएमके का वहां पे गठबंधन है। 39 सीट्स लोकसभा की आई थिंक तमिलनाडु से आती है।
अब लोकसभा में जैसे अखिलेश यादव का देखिए, जब ये अखिलेश वखिलेश और चिरकुट का एपिसोड हुआ मध्य प्रदेश में, जब उनको टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने क्या कहा अखिलेश यादव जी ने कि मैं यहाँ का मालिक हूं, मुझसे सीट लेंगे कांग्रेस कोई पार्टी, मैं किसी से सीट नहीं लूंगा, मैं डिसाइड करूंगा कि किसको कितना सीट दे। तो स्टालिन एक तरीके से कांग्रेस के साथ भी है, दूसरे तरीके से उनपे वो दबाव वाली स्थिति बनाए रखना चाहते हैं, जो कहते हैं ना कि डोमिनेंस पावर जो हमारे पास होनी चाहिए, कि नहीं उन सीटों में हम ज्यादा सीट लेंगे या किस सीट पे कांग्रेस को दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, वो केवल जो पावर है वो केवल डीएमके अपने पास रखना चाहती है। साथ ही साथ वो यह भी संदेश देना चाहती है कि जो और भी बाकी के राज्य हैं, वहां पे अभी जो ये स्टालिन के बेटे वाला जो एपिसोड हुआ, जो सनातन धर्म को उसने ये डेंगू मलेरिया से कंपेयर किया, और उसके बाद इतनी फजीहत हो रही है इंडिया गवर्नमेंट की कि कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए एक शब्द भी नहीं बोला, कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब भी चुनाव होती है, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी चुनावी हिंदू बनते हैं। तो उस चीज को मेरा जैसा आंकलन है, मानना है वो, क्योंकि केवल और केवल द्रविड़ के जो मानने वाले हैं केवल तमिलनाडु में नहीं रहते हैं, वोट जो है और भी लोग देते हैं वहां पे, तो उस वोट बैंक को भी साधने की कोशिश मे भी स्टालिन कर रहे हों। वोट को साधने की कोशिश हो रही है, ये बहुत सारी चीजें हैं। अगर राकेश सिंह जी, अगर आप देखें बहुत सारी चीजें हैं यहाँ सियासत में। एक बात तो ये साफ करते दिखे स्टालिन कि जो नीतीश कुमार की राजनीति है, क्योंकि देखिए जो चेहरे हैं वो और भी थे, तो उन्हें लगा कि नीतीश कुमार, क्योंकि उनका एक एज फैक्टर, या लालू यादव के बाद जो तेजस्वी को सोचा जा रहा था कि एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं, तो शायद स्टालिन को लगा कि वहां पर वो उतना इफेक्टिव नहीं लग रहा जितना अखिलेश लग रहे हैं, और अखिलेश उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी जगह से आते हैं, और कांग्रेस पर अगर कोई दबाव बनाने की स्थिति बनती है तो वो अखिलेश की बनती है। और जो बीते दिनों विवाद भी रहे वो अखिलेश के मुखर होकर विवाद रहे, मुखर होकर एक दूसरे से बातचीत रही। तो वर्तमान में जो स्टालिन ने वहां पर किया और जो मूर्ति लगाई, तो एक संकेत वो आपको नहीं लगता साफ लग रहा है कि जो भविष्य में अगर एक नया मोर्चा बनता दिखता है तो उस मोर्चे की लीडरशिप में स्टालिन और अखिलेश, मतलब ये एक नई जोड़ी निकलती दिख रही है, और बाकी लोगों को उन्होंने दरकिनार किया है कि नहीं, अभी आपका इस मोर्चे में वो स्थान नहीं है जो अखिलेश का हो गया। नहीं, उसका वजह है, अगर कांग्रेस के किसी नेता को बुलाते तो कांग्रेस अभी भी राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावी है, उसको दरकिनार करके आप काम नहीं कर सकते। भारत के हर, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से असम तक कांग्रेस और कांग्रेसी है। देश का भी बहुत सारे भूभाग है जहां शायद भाजपा को लोग न जानते हो, लेकिन कांग्रेस को जानते हैं। और स्टालिन अगर राष्ट्रीय राजनीति में अपने लिए स्थान बनाएंगे तो कांग्रेस को साथ लेके चलेंगे, तो उनको कांग्रेस का पिछलगू माना जाएगा, खासतौर से हिंदी पट्टी में। उत्तर प्रदेश में तो स्टालिन कांग्रेस के फोटो के साथ ही फोटो वाला बात करेंगे। अखिलेश के बुलाने के पीछे उनका उद्देश्य है कि अखिलेश हिंदी भाषी बड़े राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनको सब जानता है। तेजस्वी को बहुत लोग नहीं जानता बिहार के बाहर। लालू जी का आयु फैक्टर है, उम्र है, कोर्ट से बाढ़ है, और नीतीश कुमार यूजलेस है। अब नीतीश कुमार राजनीति में किसी योग्य नहीं रह गए हैं, उन्होंने अपने वजह से ही अपने आप को बना लिया है। 40 सीट लेके आना मुख्यमंत्री होते हुए, यह उनके राजनीतिक हैसियत को बताता है। स्टालिन इस चीज को समझ रहे हैं, तो वो अखिलेश ही एकमात्र ऐसा आदमी है। अखिलेश तमिलनाडु में प्रभावी नहीं बन सकते, कर्नाटक में नहीं बन सकते, मतलब और नहीं बन सकते अखिलेश। लेकिन कांग्रेस में दबाव बना सकते हैं दोनों लोग अगर गठजोड़ करते हैं। कांग्रेस पर दबाव बना सकते हैं, इसीलिए उन्होंने, स्टालिन ने कांग्रेस को दरकिनार करके अपने लिए कांग्रेस वाली जगह को अपना जगह बनाने के लिए मैसेज दिया है। यह वही स्टॉक है जिस तरह से विश्वनाथ प्रताप ने मंडल कमीशन लगा करके सारे राजनीतिक दलों को निरुत्तर कर दिया था। उनके पास बचाव का भी कोई मुद्दा नहीं था। स्टालिन ने विश्वनाथ प्रताप का आदम कर लगा करके वही किया है कि इसका विरोध कोई कर ही नहीं सकता। इसका विरोध कोई कर ही नहीं सकता। आरबी उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उपाध्याय जी, बात हो रही है वीपी सिंह को लेकर, वीपी सिंह की प्रतिमा को लेकर चर्चा बहुत तेजी से है कि स्टालिन ने वीपी सिंह की प्रतिमा लगाई, उसके बाद अखिलेश यादव को बुलाया। और आप देखिएगा एक बात और भी थी कि दोनों अलग अलग धुरी से आते हैं। करुणानिधि जी हिंदी का विरोध करते नजर आते थे और मुलायम सिंह यादव हिंदी के बड़े एक पैरवी करता रहे हैं हमेशा। तो ऐसे में जो एक नया ये एक गठजोड़ हुआ है
उसे लेकर एक तो चर्चा ही है। दूसरी बात यह है कि जो आजकल ओबीसी की राजनीति की बात चल रही है, हर किसी को ओबीसी चाहिए, हर कोई ओबीसी जनगणना की बात कर रहा है, आजकल ओबीसी बहुत ज़्यादा बातों में है। तो उस ओबीसी के एक राजनीति के हम ये कहेंगे कि जो स्क्रिप्ट राइटर थे, जहाँ से सारी चीज़ें आई, वीपी सिंह, उसे लेकर स्टालिन वहाँ पर चले जाते हैं, तो ये झटका तो और दलों के लिए है ही है। उसके अलावा इस पूरी राजनीति के जो ये जो घटना हुई है, इसे आप कैसे देखते हैं, आपका नजरिया क्या है? देखिए गोस्वामी जी, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है उसका विस्तार हो, अपने प्रदेश से बाहर जाए हाँ। और एक राष्ट्रीय पार्टी बने। और उसी विकल्प पर सभी राजनीतिक दल काम करते हैं, सभी पॉलिटिशियन काम करते हैं। जो शिद्दत के साथ काम करते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को बोला गया कि भाई समाजवादी पार्टी इतने सालों में भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाई और आम आदमी पार्टी एक बहुत छोटे समय में एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई। तो बहुत बड़ा चैलेंज इन पार्टियों के लिए है, चाहे वो स्टालिन है चाहे वो अखिलेश यादव। रहा बीपी सिंह, देखिए मंडल कमीशन के मसीहा थे। उन्होंने जो आरक्षण और वो सारी चीजें की और उस समय इतना जबरदस्त आंदोलन भी हुआ, कई ने अपनी जान तक दे दी उस आंदोलन में। तो बीपी सिंह मसीहा थे, क्योंकि इसको नकारा नहीं जा सकता। और उसके बाद बीपी सिंह हाशिए पर चले गए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनको कोई स्पेस नहीं दे रही थी। लेकिन आज जैसा कि आपने कहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां पिछड़ों की, दलितों की बात करती हैं, तो क्यों नहीं करेंगी? एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और उस वोट बैंक को नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए जातीय जनगणना की बात होती है। जातीय जनगणना के बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जब उनकी संख्या ज्यादा होगी तो उतनी उन्हें हिस्सेदारी भी देनी होगी। और ओबीसी यही चाहता है कि उसे सत्ता में उतनी भागीदारी और उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अब वो कौन सुनिश्चित करेगा, कौन देगा? उसने कांग्रेस को भी देखा, अब वो कांग्रेस से शिफ्ट होके बीजेपी के साथ भी नहीं, आया। पर आप देखें ना उपाध्याय जी, आप देखिए कि स्टालिन ने मूर्ति जो स्थापित की, वहां पर एक बड़े नेता को बुलाया, वो थे अखिलेश यादव। देखिए बिल्कुल स्टालिन इस बात को जानते हैं कि भी किसके साथ में हिंदी भाषी बेल्ट में आगे बढ़ सकता। अब वो कांग्रेस को बुलाते तो कांग्रेस तो हिंदी भाषी क्षेत्र में उनको कोई सीट देगी नहीं। ले दे के उत्तर प्रदेश में वर्चस्व अखिलेश का रहना है। अखिलेश पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस वगैरह कुछ नहीं है, जो हम चाहेंगे, जितनी सीट हम चाहेंगे हम उतनी सीट देंगे, वर्चस्व हमारा है उत्तर प्रदेश में। तो पर उनके साथ उपाध्याय कहीं जी, ना कहीं स्टालिन आपको लगता है कि स्टालिन यूपी के अंदर सीटें मांगेंगे कि भाई चलिए मैं यहाँ पे अपना चुनाव लड़ाना चाहता हूँ? देखिए मांगे या न मांगे, लेकिन मंशा तो वही है ना, एक हिंदी भाषी क्षेत्र के बीपी सिंह की मूर्ति स्थापित करना। हाँ। तो वो कोई साउथ के तो थे नहीं, वो तो हिंदी बेल्ट के भी जाने माने नेता थे। उत्तर प्रदेश में उनका वर्चस्व था। लेकिन ओबीसी को लेकर जो उनके प्रयास रहे और आजकल ओबीसी जो एजेंडा चल रहा है, शायद स्टालिन उसे भुनाने की कोशिश में उनको लग रहा हो कि भाई ये एक बड़ा मौका है, दांव भी अच्छा है। बिल्कुल, ये भी एक बात है कि जहां सारी पॉलिटिकल पार्टियां ओबीसी की बात करने लगी हैं, तो कहीं ना कहीं कोई भी राजनीतिक दल उसमें पीछे नहीं रहना चाहता। हर राजनीतिक दल में उससे हिस्सेदारी चाहता है और ज्यादा से ज्यादा बड़ा मसीहा दिखाने की कोशिश करेगा। तो ये भी एक रीजन है। और बाकी ऐसा नहीं है कि स्टालिन ने हिंदी भाषी क्षेत्र में, देखिए मान लीजिए वो अखिलेश को वहां 2 सीट दे दें कि आप लड़िए, तो अखिलेश वहां पर कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये तो एक प्रेजेंस तो दर्ज कराएंगे कि समाजवादी पार्टी वहां भी चुनाव लड़ी। तो स्टालिन जीते या हारे, मैं कहता हूँ 2 सीट पे ही लड़े, लेकिन वो हिंदी भाषी बेल्ट में अपनी प्रेजेंस तो दर्ज कराएंगे। हाँ, मतलब आगे लगता है कि संभावनाएं राजनीतिक गुणा भाग है। हमारे साथ वीरेंद्र पांडे जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र जी, स्टालिन, वीपी सिंह और अखिलेश, इस जो एक ये जो चर्चा चली है प्रतिमा लगाने के बाद, जो सब लोगों को आप सुन भी रहे होंगे, आपका निष्कर्ष क्या है कि आखिर क्या है ये गठजोड़? इसके पीछे कुछ बड़ी राजनीति मुझे दिखाई पड़ती है जी। स्टालिन कोई उत्तर प्रदेश आकर चुनाव लड़ने वाले नहीं है या अखिलेश तमिलनाडु आकर के कोई चुनाव लड़ने वाले हैं जी। मुझे दिखाई पड़ता है कि इस समय सारी राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व दांव पर लगा हुआ है और
भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे देश भर में हिंदुत्व की छतरी के नीचे पूरे देश को लाना चाहती है। उसका मुकाबला करने के लिए इनके पास एक ही हथियार दिखाई पड़ता है, वो हथियार है जाति पिछड़े वर्ग को एकत्र करने का मामला। क्योंकि पूरे देश भर में पिछड़े वर्ग की तादाद 40 से 50% तक है। मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में भी 45% आबादी पिछड़े वर्ग की है। अगर इसमें हरिजन आदिवासियों को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या जाकर के 90% से ऊपर हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है INDA का जो सारा गठजोड़ है ये उसी कोशिश का एक अंग है। बीपी सिंह की प्रतिमा को स्थापित करना। बीपी सिंह, आप जानते हैं कि बीपी सिंह ने ये जो मंडल कमीशन वाला मामला जो सामने लाया था उसके पीछे एक ही कारण था कि उस समय भारतीय जनता पार्टी का जो मंदिर का मामला था या इसके बाद जो मंदिर का मामला भारतीय जनता पार्टी ने किया वो आज इतना विकराल रूप ले रखा है कि इसके सामने सारे इनके नैरेटिव बेकार साबित हो रहे हैं। उससे मुकाबला करने के लिए उसका एक चेहरा उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में जो देश में सबसे ज्यादा संख्या वाला सांसदों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा प्रांत है, वहां के एक आदमी को बुला करके ये गठजोड़ को एक रूप देने की कोशिश मुझे दिखाई पड़ती है। पर एक और है, अगर आप देखें पांडे जी कि और भी बहुत सारे ऐसे चेहरे थे, ममता बनर्जी भी आ सकती थी वहां पर, तेजस्वी भी आ सकते थे, या हम ये कहें पटनायक जी भी आ सकते थे। नहीं, उसमें दो कारण दिखाई पड़ते हैं मुझे। हाँ, एक तो मैंने आपको बताया कि संख्या की दृष्टि से, सांसदों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। दूसरा, बीपी सिंह भी उत्तर प्रदेश से ही थे। तो ये दो कारण मुझे ऐसे दिखाई पड़ते हैं। ये हो सकता है कि पहला प्रयास हो, इसके बाद कोई ऐसा प्रयास बने जिसमें सारे लोग इकट्ठे किए जाए। ममता बनर्जी इसमें अभी फिट नहीं दिखाई पड़ती है। अगर आप पिछड़ों की राजनीति करना चाहते हैं तो पिछड़ों के नेताओं को आगे लाना पड़ेगा। उसमें ममता बनर्जी फिट नहीं बैठेंगे। उसमें हाँ, ये बात है, तेजस्वी यादव उसमें दिखाई पड़ सकते हैं, उसमें नीतीश कुमार दिखाई पड़ सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने पहला प्रयास किया। तो मुझे दो बातें लगती है कि उत्तर प्रदेश से ही बीपी सिंह थे और उत्तर प्रदेश से ही अखिलेश यादव हैं। ये मुझे कारण एक दिखाई पड़ता है उसमें। नहीं, अखिलेश यादव भी हैं, पर मायावती जी भी थी वहां पे। मायावती इस सारे मामले से बाहर है। आप जानते हैं मायावती का कहीं ना कहीं अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी से समझौता है, इसलिए मायावती को बुलाने का कारण दिखाई नहीं पड़ता। नहीं, वो अंदर से समझौते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों के समझौते रहते हैं, लेकिन बाहरी तौर पर तो अगर बुलाया जाता तो शायद एक और बड़ा मैसेज जा सकता था। लेकिन अखिलेश को बुलाने का मतलब ये है कि एक अखिलेश भी एक ताकत है, ये स्टालिन मानते हैं। उन्हें एक ताकतवर व्यक्ति का साथ चाहिए कल को, जो अपने यहाँ पर गठबंधन की, जब ये इंडिया गठबंधन के बाद जो लोकसभा की सीटों का बंटवारा होगा तो उस बंटवारे में भी तो साथी चाहिए ना भाई, दबाव बनाने के लिए। वीरेंद्र जी, हाँ, मुझे लगता है संपर्क टूट गया है। परमार जी, चलिए एक लाइन में आपसे ले रहा हूं कि जो एक दबाव बनाने के लिए साथी चाहिए, मजबूत साथी हो वो भी, और वो भी ऐसा साथी हो जो धमक के साथ मेरे साथ बात में बात मिला सके, तो ये भी एक हो सकता है। नहीं, आपने जिन नाम गिनाए ना, ममता बनर्जी का, मायावती का, ममता बनर्जी का पिछड़ों के बेस पर राजनीति नहीं करती और मायावती ओनली दलित राजनीति करती है। उसमें वो फिट नहीं बैठ रहे थे। पांडे जी का ठीक कहना था कि विश्वनाथ प्रताप उत्तर प्रदेश के थे और यूपी और हिंदी भाषी में अखिलेश का नाम बड़ा है, नेता बड़ा नहीं है, गलतफहमी में ना रहे, नाम बड़ा है, क्योंकि मुलायम सिंह जी का बेटा और धरती पुत्र मुलायम थे। मुलायम का नाम का बड़ा राजनीतिक क्रेज है हिंदी भाषी क्षेत्र में, इसलिए अखिलेश को बुलाया गया है, औरों को ना बुलाया गया है। इसमें एक ही राजनीति दिखती है, जैसा आपने कहा कि ना तो उनको दिल्ली में लड़ना, यूपी में लड़ना, ना ही उनको तमिलनाडु में लड़ना है। लड़ाई उत्तर प्रदेश और बिहार में और तमिलनाडु में लड़ाई नहीं है, लड़ाई है इंडी गठबंधन के नेता का। आप एक बात समझ लीजिए, राहुल गांधी के समर्थन में ममता बनर्जी नहीं है, ममता बनर्जी के समर्थन में राहुल गांधी नहीं है, अखिलेश यादव कहीं नहीं है, नीतीश कुमार की हैसियत ही नहीं है। तो स्टालिन सोच रहे हैं कि यहाँ एक स्कोप बनाई जा सकती है। स्टालिन युवा है, तमिलनाडु युवा है, साउथ का बड़ा चेहरा भी है।
पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, हाँ। उसके बाद सारे संसाधन है केंद्रीय राजनीति पर धावा बोलने का, पैसा है, प्रतिष्ठा है, प्रचार है, संसाधन है, तो वो आ सकता है। और ये कहाँ लिखा है कि दक्षिण भारत का आदमी उत्तर भारत में नहीं आ सकता? हमने पीवी नरसिम्हा राव को उत्तर भारत में शिफ्ट किया कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। देवगौड़ा साहब हम पर थोपे गए, वो नेता नहीं थे, थोप दिए गए, वो आप मान सकते हैं। बट नरसिम्हा राव साहब, आज भी दक्षिण भारत के बहुत सारे नेता हैं नहीं जिनका उत्तर भारत में क्रेज है। रामकृष्ण हेगड़े का बलिया में हम जानते थे कि नहीं, बलिया कराने वाले लोग कि कोई रामकृष्ण हेगड़े भी थे। यह शुद्ध रूप से तमिलनाडु के राजनीति से बाहर निकल करके स्टालिन का प्रयास है। जैसा चंद्रशेखर राव ने अपना टीआरएस से बीआरएस कर दिया, उसको हक है। छोटा सा तेलंगाना में तो तमिलनाडु तो उससे बड़ा है, इसको क्यों नहीं हक है? और वैसे भी तमिल राजनीति की एक सोच है कि पूरे देश में सिर्फ तमिल बोली जाए। आप इस चीज को भूल रहे हैं। हाँ। तमिल लोगों का कहना है कि हिंदी तो कोई भाषा ही नहीं है, ओनली तमिल भाषा है जो पूरे देश में बोला जाए। और समय समय पर केंद्रीय नेताओं ने तमिल को इंडोर्स किया है राजनीतिक मंशे के लिए, वोट के लालच के लिए। तो यह बात भी है, वो तो कह रहे हैं कि बलिया में भी तमिल बोला जाना चाहिए, बलिया में हिंदी क्यों बोला जा रहा है? उनका मांगी है, क्यों भोजपुरी बोल रहे हो, ओनली तमिल? तो स्टालिन का यह प्रयास यह बताता है कि स्टालिन की नजर इंडी गठबंधन के उस वाली सीट पर है जिस पर अभी कोई समझौता नहीं हुआ है। अगर वो सब लोगों में, जैसे देवगौड़ा साहब के भाग में सीट मिल गई, गुजराल साहब के भाग में सीट मिल गई, ये दोनों लोग परंपरागत रूप से नेता का ना तो उम्मीदवार थे, ना ही उम्मीद थी। हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री बन गए ना। चलिए, तो स्टालिन बिल्कुल, सोच रहे मतलब कि ये जो अगर गुणा भाग दिख रहा है परमार जी, ये गुणा भाग जो है 2024 का है, आपका भी सीधा सीधा यही कहना है। और 24 का 2024 का गुणा भाग है और सबकी नजर पिछड़ों पर है, तो इसलिए एक दांव भी है। चलिए, आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव आते आते सियासत में कई मोड़ देखने को मिलेंगे। अटकल ये भी है कि ये एक नए तीर है, नए तीसरे मोर्चे की शुरुआत भी हो सकती है। केवल अखिलेश को बुलाया जाना ये भी है कि इंडिया गठबंधन है, उसमें जो दबाव है वो शायद ये दोनों लोग, क्योंकि दोनों बड़ी जगह से आते हैं, बड़े चेहरे हैं और दोनों का राजनीतिक जो दोनों की पृष्ठभूमि है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। करुणानिधि बड़ा नाम रहे हैं, मुलायम सिंह यादव बड़ा नाम रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये जो नया जोड़ी जो नई बनी है ये क्या गुल खिलाती है और जो इंडिया गठबंधन है उससे कितना कुछ झटक कर ले जाती है। लेकिन सवाल है, सवाल चलते भी रहेंगे जब तक 2024 का चुनाव आएगा। इस तरीके की घटनाएं देखने को भी मिलती रहेगी। इस चर्चा विशेष में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।